तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्टैटिक्स जीके और जीएस दोनों साथ साथ रहेंगे, ठीक है ना। आज इसका पहला क्लास होगा और यहाँ पे आप पर डे बदलते हुए देखेंगे, ठीक है ना। इसमें करीब से करीब 20 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे स्टैटिक्स जीएस का, और कुछ थ्योरी टाइप में भी देखा करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और ये आज भी पब्लिक स्कूल की ओर से होता है, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन है वेदों की ओर लौटो, ठीक है ना। ये वेदों की ओर लौटो एक स्लोगन दिया गया था। ये एक महापुरुष थे जिनका नाम पूछा गया है कि किसने स्लोगन दिया था। स्लोगन यानी नारा किसने दिया था कि वेदों की ओर लौटो। तो यहाँ ऑप्शंस है दयानंद सरस्वती, विवेकानंद स्वामी, रामकृष्ण परमहंस, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप समझिए कि वेदों की ओर लौटो मतलब वेद है क्या। लोगों को लगता है कि वेदों की ओर लौटो मतलब धार्मिक कार्यों की ओर लौटो, ये लगता है समझने में, लेकिन ये गलत है। धार्मिक कार्य को वेद नहीं कहते हैं। वेद हमारा समाज का दो सभ्यता था। जब सिंधु घाटी का पतन हुआ उसके बाद जो बाद वाली सभ्यता आई उसे कहते हैं वैदिक सभ्यता, जिसमें एक ऋग्वेद हुआ, दूसरा उत्तरवेद हुआ। तो ये ऋग्वेद की चर्चा कर रहा है और उत्तरवेद, इसका जो टाइम पीरियड है यानी टेन्योर है, ये 1700 या 1500 से लेकर के ये 600 ईसा पूर्व तक है। 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600, तो इतने के बीच में जैसा समाज रहता था, है ना, इसमें कोई राजा किसी को चढ़ाई नहीं करता था, लड़ाई नहीं करता था, यानी समता मूलक समाज था। तो ऐसा ही समाज की कल्पना करते थे, उसी को कहा गया है कि वेदों की ओर लौटो। ये वेद की चर्चा ये नहीं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद की चर्चा हो रही है। यहाँ पे है कि वेद में जैसा समाज था वो समाज कैसा, आपका समाज मतलब अभी जो समाज इतना खराब चल रहा है ये समाज अच्छा नहीं है। लोगों को वैदिक सभ्यता जैसा समाज को लाना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। आप लोग इसे एक कॉपी में बनाते जाइएगा कि कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर देखिए, तो राइट आंसर है वेदों की ओर लौटो का स्लोगन दिए स्वामी दयानंद सरस्वती। अब देखने में कैसे लगते थे स्वामी दयानंद सरस्वती, तो उनका फिगर यहाँ पे दिखा दिया गया। दूसरा, दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या है, तो दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूलशंकर है। इनका जन्म 1824 में हुआ और इनकी मृत्यु 1863 में। बचपन का नाम क्या है, तो मूलशंकर। जन्म कब, 1824 में, और मृत्यु कितना में हुआ, 1863 में। ये आर्य समाज के संस्थापक कहे जाते हैं। आर्य समाज जो बम्बई में पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी हुआ करता था या और बॉम्बे हुआ करता था, तो उस समय मुंबई में आर्य समाज का इसने स्थापना किया। इनका जो जन्म हुआ वो गुजरात की एक टंकारा स्थान है। गुजरात में एक जगह है टंकारा, वहां पे इनका जन्म हुआ, ठीक है ना। और इनकी मृत्यु अजमेर में हुआ, राजस्थान में। इनकी मृत्यु कहाँ हुई, अजमेर राजस्थान। तो 2-3 पॉइंट याद रखना, सबसे वीवीआई लाइन इसमें सब 2 ही पॉइंट है। पहला कि दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या है, तो मूलशंकर। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि दयानंद सरस्वती कौन से समाज सुधारक, मतलब क्या काम किए थे, तो मुंबई में आर्य समाज की स्थापना। बहुत से एग्जाम में ये पूछ देता है, आर्य समाज छोड़ देता है, डायरेक्ट ये पूछ देता है कि आर्य समाज की स्थापना कहाँ की गई, तो आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई में की गई थी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसे भी आप लगा के देखिए। कांची का प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर किस भगवान को अर्पित है यानी समर्पित है, यानी वहां पे मंदिर जो है वो कौन सा वहां पे देवता बसते हैं, कौन सा देवता का वहां मानचित्र है, फोटो है, ठीक है ना। किनकी पूजा की जाती है, ऑप्शन है विष्णु, शिव, इंद्र, वरुण। तो यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे इसका आंसर आप लोग लगाइए कॉपी में कि क्या क्या होगा, और उसके बाद फिर आगे बढ़िए, या क्वेश्चन वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन बनाइए, ठीक है ना। उसके बाद आंसर मिलाइए कि यहाँ पे हमारी जानकारी कितनी है। तो ये कांची का, यानी कांची का पहले पूरा नाम कांचीपुरम है। कांची का पूरा नाम क्या है, कांचीपुरम। कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। किनको समर्पित है, शिव। वहाँ शिव और पार्वती दोनों का वहाँ पे समर्पित है। यहाँ पे क्वेश्चन पार्वती नहीं था, अगर पार्वती होता तो ऑप्शन पार्वती भी सही होती, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कैलाशनाथ मंदिर यानी कांचीपुरम तमिलनाडु में है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कांचीपुरम का मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो कांचीपुरम का मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। कांचीपुरम, कोई क्वेश्चन में आता है कांचीपुरम का मंदिर का निर्माण किसने किया, तो कांचीपुरम मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन द्वितीय ने किया, जो पल्लव वंश का ये राजा था,
ठीक है ना। और उनके बेटे महेंद्र वर्मन तृतीय ने भी कांचीपुरम मंदिर में बनाने में योगदान दिया। जैसे ये देखिए मंदिर है, यहाँ का जो फ्रंट ये आगे वाला पार्ट लग रहा है, ये आगे वाला पार्ट को बनाया महेंद्र वर्मन तृतीय ने। इसलिए कांचीपुरम का मंदिर बनाने का श्रेय नरसिंह वर्मन और महेंद्र वर्मन तृतीय को जाता है। नरसिंह वर्मन द्वितीय और तृतीय। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ ली जाती है कि नरसिंह वर्मन द्वितीय किस वंश के थे, तो ये पल्लव वंश के हो जाएंगे। पल्लव अलग है, यहाँ पे पल्लव वंश है। ये कितनी शताब्दी में ये बना था ये मंदिर, तो ये 8वीं सेंचुरी में, ठीक है ना। ये किस शैली में है, तो ये द्रविड़ शैली है। मंदिरों की शैली होती है, मंदिरों की अलग अलग शैलियां हैं। मंदिरों की 3 शैली होती है। उत्तर भारत में जो मंदिर बनता है उनको नागर शैली कहा जाता है। मध्य भारत में जो मंदिर बनती है उसे बेसर शैली कहते हैं, और जो दक्षिण भारत में बनता है मंदिर उसे बेसर शैली द्रविड़ शैली कहते हैं। देखिए तीनों बहुत आसान है। नॉर्थ मतलब होता है उत्तर, तो नॉर्थ से हो गया नागर, नॉर्थ से क्या हो गया नागर। अब दूसरी बात बीच में यानी मध्य, तब बीच में याद रखिए, तब बीच से हो गया बेसर। तो एक होगा नॉर्थ से उत्तर यानी कि उत्तर भारत में, और दूसरा है बीच में तो बेसर, और दा से दक्षिण, दक्षिण में कौन हो जाएगा तो द्रविड़। दा से दक्षिण और दा से द्रविड़, यानी सबका पहला नाम ही इसका शैली है। यहाँ किन किन भगवान को समर्पित है ये मंदिर, तो ये मंदिर पार्वती और शिव को समर्पित है। क्लियर है। तो यहाँ पे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाने वाली है, सबसे कैलाशनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है, सिचुएटेड ऑफ द कैलाश टेम्पल्स, तो इसका आंसर तमिलनाडु। और तमिलनाडु में उसका स्थान पूछेगा एकदम एग्जैक्ट रियल स्थान, तो ये कांचीपुरम या कांची। दूसरा किसने बनवाया, तो नरसिंह वर्मन ने, पल्लव वंश का। और कौन बनवाया, तो महेंद्र वर्मन। कैमी शताब्दी बनी, किस शैली में है, बस इतना ही। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। कहता है किसके शासन काल के दौरान मुगल चित्रकला अपनी चरम सीमा पर थी। यानी मुगल में जो चित्रकला, मुगल में बहुत सारे राजा हुए, सबसे पहले बाबर, बाबर के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर। तो इस प्रकार से बहुत से राजा हुए मुगल काल में, करीब 12 से 15 राजा थे। कुछ औरंगजेब के पहले तक बहुत अच्छे राजा थे, और उनके बाद फिर अंग्रेजों के गुलाम के टाइप में हो गए थे। ठीक है ना। तो कौन सा मुगल काल में कौन से राजा के शासन समय में चित्रकला सबसे बेहतरीन ढंग में था, यानी सबसे ज्यादा चित्रकला यानी पेंटिंग आर्किटेक्चर सबसे ज्यादा अच्छी भाव। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग बना लीजिए और चेक कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इसका आंसर है जहांगीर। अब देखिए जहांगीर, तो कहता है कि चित्रकला का चरम सीमा जहांगीर। ये देखिए फिगर जहांगीर का, ठीक है ना, पसंद जाइए। ये जहांगीर है। जहांगीर जो अकबर के बेटे हैं, ठीक है ना। अकबर के 3 बेटे थे, जिसमें से एक बड़े बेटा का नाम जहांगीर है। अकबर का बड़ा बेटा था जिसका नाम जहांगीर, ठीक है ना। ऐसे बचपन में इन्हें सलीम कहा जाता था। तो अकबर के 3 बेटे थे, एक सलीम, दूसरा मुराद और तीसरा दानियाल। सलीम, मुराद, दानियाल। चरस जो लेने के चलते या अफीम लेने के चलते मुराद और दानियाल को तबीयत खराब के कारण उनकी मृत्यु हो गई। और इनका भी कहा जाता है कि जहांगीर की मृत्यु का भी एक कारण था, जो अक्सर अंतिम क्षणों में बीमार रहते थे, ठीक है ना। शासन के अंतिम क्षणों में ये बीमार रहते थे, उनके पीछे भी कारण था कि ये भी चरस और अफीम यूज करते थे, ठीक है ना। तो अकबर की पत्नी का नाम मरियम उज जवानी, यानी जहांगीर जो जन्म लिया अकबर और मरियम उज जवानी का ये संतान था। नेक्स्ट देखिए, फतेहपुर सीकरी में इनका जन्म हुआ। कब हुआ, 30 अगस्त 1569 को। 30 अगस्त 1569 को फतेहपुर सीकरी, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में। उसके अलावा राजौरी, जम्मू कश्मीर में उनकी मृत्यु हो गई थी। जब वो कहीं विदेश यात्रा से आ रहे थे, तो जम्मू कश्मीर में 28 अक्टूबर 1927 को, यानी 27 को मृत्यु हो गई। उसके बाद अगला शासक 27 को एक गद्दी संभालेगा, ठीक है ना। और दफनाया कहाँ गया, तो जहांगीर का मकबरा। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ ली जाती है कि जहांगीर का मकबरा कहाँ है। तो जहांगीर का मकबरा कई ऑप्शन में रहेगा लाहौर, कहीं रहेगा शहादरा, पाकिस्तान। तो शहादरा जगह है, लाहौर डिस्ट्रिक्ट है, और पाकिस्तान देश है। यानी शहादरा जगह के लाहौर जगह उसका कदो शहर हो गई, और वहाँ पाकिस्तान देश। यानी इसकी लगभग 20 पत्नियां थी, लगभग नहीं 20 पत्नियां ही थी, ठीक है ना। पहली पत्नी का नाम मानबाई, दूसरी पत्नी का नाम जगत गोसाई, ठीक है ना। और जो 20वीं पत्नी थी, आखिरी पत्नी, उसका नाम था मेहरुनिसा, ठीक है ना। मेहरुनिसा जो एक विधवा स्त्री थी, और उसके बाद भी उसने शादी किया।
देखिए महामना उनका नाम था, मेहरुनिसा की माँ का नाम। उन्होंने इत्र बनाया था। अगर पहली बार कोई इत्र बनाया था गुलाब से या कोई भी फूल से तो वो मेहरुनिसा की माता, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। तो पहली पत्नी का नाम मानबाई, दूसरी पत्नी का नाम जगत गोसाई, बचपन का नाम बचपन का नाम जहांगीर का क्या है, तो बचपन का नाम सलीम है। और इन्हीं के समय अंग्रेज, आप लोग जानते हो कि वहां पे रानी विक्टोरिया के हस्ताक्षर के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार प्राप्त हो गया था व्यापार करने के लिए, ठीक है ना, अंग्रेजों को। तो यहाँ तक उसको आने में या पूरा सामग्री जुटाने में लगभग 5-6 साल लग गया था। ऐसे ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। लेकिन यहाँ तक आते आते ये हो गया था समय 1905 में, 1605 हो गया था, ठीक है ना। तो अकबर के नाम से पत्र मिला था, लेकिन टॉमस रो नामक व्यक्ति यहाँ पे पहुंचाया। तो पहला कौन ब्रिटिशर्स था, ब्रिटिशर्स पहला कौन ऐसा था जो भारत में आया था, तो आंसर हो जाएगा टॉमस रो। और टॉमस रो ही जहांगीर में आया और इनके दरबार में आया और विनती की कि हमें व्यापार करने की छुट्टी मतलब सहमति दिया जाए, ठीक है ना। और इनका राज्याभिषेक कब हुआ, तो 24 नवंबर 1605 को राज्याभिषेक यानी राजा की गद्दी पर इन्होंने बैठा, कहाँ, आगरा में, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि निम्न में कौन सी पर्वत नवीन, या नहीं होना चाहिए, निम्न में कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है, या नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऑप्शंस है अरावली, दूसरा हिमालय, तीसरा सतपुड़ा और चौथा इनमें से सभी। अरावली भी है लेकिन अरावली रॉन्ग क्वेश्चन। अरावली सबसे पुराना पर्वत है। अगर भारत में सबसे पुराना पर्वत कौन सा है तो इसका एग्जैक्ट आंसर अरावली होगी। तो देखिए आप लोग बनाइएगा, पता चले क्या है। तो अरावली, हिमालय, सतपुड़ा, ऊपर में सभी, तो इसका आंसर आ जाता है हिमालय। अब देखिए हिमालय के बारे में समझिए। भारत का सबसे नवीनतम जो पर्वत है वो है हिमालय। यहाँ पे रीजन हिमालय रीजन है। हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। एक है हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। हिमाद्री को बोला जाता है ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय एंड शिवालिक हिमालय। तो हिमालयन, और यहाँ से इधर जो आ गया इसको बोला जाता है ट्रांस हिमालय। क्या बोला जाता है, ट्रांस हिमालय। यहाँ भारत में सबसे ऊंची चोटी की अगर हिमालय की बात किया जाएगी तो सिक्किम और अरुणाचल, यहाँ पे बॉर्डर पर जो एक जगह है कंचनजंगा, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी हिमालय का हो जाएगा कंचनजंगा। ऐसे भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू, काराकोरम, क्या हो जाएगा, काराकोरम। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो वो माउंट एवरेस्ट, जो यहाँ है नेपाल और चीन के बॉर्डर पर। वो मेरे पास है ही नहीं, भारत में ही नहीं, तो भारत में सबसे ऊंचा नहीं ना होगा। भारत हिमालय में हिमालय का भारत में सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा, ठीक है, क्लियर है। और इसके अलावा थोड़ी थोड़ी और पहाड़ के बारे में चर्चा है, जैसे यहाँ पे अरावली रेंज दिखा दी, यहाँ पे सतपुड़ा दिखा दिए और यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये अरावली हो गया और ये सतपुड़ा हो गया और यहाँ पे विंध्य रेंज हो गई, ठीक है, याद रखिएगा। अरावली, विंध्य पर्वत, सतपुड़ा, ये वेस्टर्न घाट और ये ईस्टर्न घाट, ठीक है। यहाँ पे आपको देख दिया गया, बहुत सा पर्वत का नाम लिख दिए, आप इसको बाद में देखें। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है माजुली द्वीप, दुनिया के सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली द्वीप है। दुनिया की सबसे बड़ी द्वीप माजुली द्वीप है। द्वीप क्या होता है, जैसे हमारे गांव के बगल में ही एक द्वीप टाइप में थोड़ी सी भूमि है, लगभग 7-8 बीघा का, ठीक है ना। वो जगह है, क्या है, भगर। ऐसा ही एक नदी द्वीप है कि पूरा नदी है और बीच में थोड़ा सा टापू टाइप में है, लेकिन ये बहुत ज्यादा है, लगभग 300 किलोमीटर का ये एरिया है ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप ये है, ठीक है ना, माजुली द्वीप है। तो कहता है कि माजुली द्वीप किस नदी के बीच में स्थित है। द्वीप मतलब कोई नदी के बीच में होगा, ठीक है ना। तो नर्मदा नदी, कावेरी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी। तो इनका आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए यहाँ ऑप्शन में ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलता है, तो ब्रह्मपुत्र भारत और चीन के बॉर्डर और नेपाल के बॉर्डर भी कह सकते हैं, यहाँ पे मानसरोवर झील से, ठीक है ना। कौन सा एरिया, मानसरोवर झील में चेमांगयांगडुंग ग्लेशियर से ये निकलता है ब्रह्मपुत्र नदी, और वहां इसको यांगरुल जांगबो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यांगरुल जांगबो। देखिए चेमांगयांगडुंग ग्लेशियर, यांगरुल जांगबो, ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है तिब्बत में यांगरुल जांगबो, और ऐसे उद्गम जो होता है वो चेमांगयांगडुंग ग्लेशियर से।
इसके अलावा जब ये नदी यहाँ आती है तो ये दिहांग के नाम से आती है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से आती है, और इसके बाद धीरे धीरे इसका नाम असम में ब्रह्मपुत्र हो जाता है। और जब गंगा और यमुना से गंगा यमुना मिल जाती है तो इसे जमुना नाम हो जाता है। देखिए यहाँ पे जमुना नाम हो गया। और जब ये गंगा से मिलेगी तो पद्मा, और जब गिरने लगती है तो मेघना। ठीक है ना। इसकी चर्चा हम एक बार और करेंगे बाद में, जब ब्रह्मपुत्र नदी का डिटेल चर्चा करेंगे। अभी बस छोटी सी MCQs देख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ये द्वीप टाइप में है। देखिए यहाँ पे ये ब्रह्मपुत्र रिवर दिखाया गया, बहुत बड़ा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रह्मपुत्र रिवर। यहाँ पे सुवर्णसिरी, ठीक है ना, यहाँ पे खटिया सुटिया, ठीक है। अब उसके अलावा ये जो माजुली आइलैंड है ये सबसे बड़ी, ये लगभग 400 किलोमीटर में एरिया में ये फैला हुआ है। ओके, तो इस प्रकार इसका आंसर हो गया ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है बिहार में जगदीशपुर, बिहार के जगह जगदीशपुर में विद्रोह का दमन करने का श्रेय किस ब्रिटिशर्स को जाता है, यानी किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है। तो यहाँ है ऑप्शन हीरोज, हैवलॉक, ये ऑप्शन गलती से एक और हो गया, और टेलर और विंसेंट आयर। देखिए तो बिहार में जगदीशपुर जगह पर बाबू कुंवर सिंह यहाँ बहुत अच्छे नेता थे। 80 साल की एज में भी वो अच्छे से लड़ाई कर रहे, अंग्रेजों को एकदम लोहे की चना चिबाने को मजबूर करा दिया। लेकिन बाद में भी हमारा बिहार में थोड़ा सा मतलब क्रांति दबी गई थी। लेकिन वहाँ पे कौन आए थे, तो ये जगदीशपुर में आए थे टेलर और विंसेंट आयर। कौन आए थे, टेलर और विंसेंट आयर। तो इसका ऑप्शन हो गया जाएगा टेलर और विंसेंट आयर। ये देखिए 1857 की क्रांति में, ठीक है ना, जगदीशपुर, बिहार के जगदीशपुर में विंसेंट आयर और टेलर यहाँ आए और अच्छा से एकदम युद्ध को, ठीक है ना, पूरे के पूरे क्रांति को दबा करके रख दिया। इस प्रकार से क्रांति में देखिए लाखों की हत्याएं चढ़ गई, लोग मर गए, इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर साथ में दिया गया, थोड़ा सा इसमें हमसे मिसप्रिंट हो गई। कहता है किस इतिहासकार ने लिखा था तथा कथित कथन के अनुसार प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था, यानी 1857 की क्रांति, ना तो ये पहला था, इसके पहले भी लड़ाई हुआ था, ना ही राष्ट्रीय था। अगर राष्ट्रीय होता तो ये राष्ट्र स्तर पर लड़ा जाता। सब जगह क्रांति एक बार होती, लेकिन ये छूट फूट जगहों में ये क्रांति हुई। और न ही स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया कोई क्रांति था। ये किसने कहा था, तो RC मजूमदार ने कहा था। किसने कहा था, RC मजूमदार। बीडी सावरकर ने भी इसके बारे में कुछ कहा था। बीडी सावरकर का पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर। बार बार इस क्वेश्चन में आते रहेंगे। तो RC मजूमदार ने इसके बारे में कहा था कि ये किसी प्रकार से पहला युद्ध नहीं है, ऐसा छूट-फूट की और भी होते रह गई। और पहला युद्ध ऐसा नहीं हो कि हम लोग भारत आजाद की एक भूमिका रखे, ऐसा नहीं है। तो ये RC मजूमदार जो एक बहुत अच्छे इतिहासकार थे, उन्होंने ऐसा कथन को कहा। अगला क्वेश्चन, केन बेतवा लिंक परियोजना किस प्रदेश में सर्वप्रथम किस प्रदेश की सर्वप्रथम परियोजना है। पहले समझिए केन बेतवा ये है क्या। देखिए ये छोटी छोटी रिवर्स हैं, केन रिवर और बेतवा रिवर। कैसे, हमारे यहाँ भी बहुत छोटे छोटे रिवर्स है, जैसे मान लिया फल्गु रिवर्स, इसमें सालों भर पानी नहीं रहती है। यहाँ के किसान की स्थिति बहुत हद तक गिरती जा रही है। अब देखिए धीरे धीरे सरकार इस पर बहुत मुहिम छिड़ा रही है। इसके पीछे बहुत सा कारण है। जनसंख्या पॉपुलेशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब खेती उतना अच्छा से हो नहीं पा रहा है। ठीक है, पहले की तुलना में बहुत अच्छा खेती हुआ, लेकिन अभी भी उससे पूरा के पूरा काम नहीं चल रहा। तो अब सरकार की नई रणनीति है कि गर्मी के दिन भी इस नदियों में पानी चले। जैसे ही नदियों में पानी चलेगी तो वहाँ मेड़ बना करके और नदी का पानी इधर लाया जाए और अच्छा से सिंचाई किया जाए। हर मौसम में हम लोग जब नदी का पानी बस थोड़े सा यूज कर पाते हैं, ऐसे यूज नहीं है के बराबर कर पाते हैं। जब हमारे यहाँ पूरा रेला पानी रहता है, बहुत पानी रहता है, तो क्या होता है कि नदी में पानी भरा हुआ रहता है, हमें पानी की जरूरत ही नहीं है। तो उस समय पानी की कोई जरूरत नहीं। जब पानी की जरूरत आती है तो नदी भी सूख जाती है। यानी पानी का यूटिलाइज हम लोग कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये मौसमी नदी है। अब इसको किसी बड़ी नदियों से जोड़ जाए, जैसे हिम ग्लेशियर जो नदी है, जहाँ बर्फ पिघलने से नदियों का निर्माण होता है, अगर उस नदी से इसे अटैच्ड कर दिया जाए तो सालों भर इसमें पानी रहेगी। अब जब हमारे यहाँ पानी बिल्कुल भी नहीं रहेगा तो नदी में बांध करके और पानी को हम लोग इधर ले आ जा सकते हैं, या छोटी छोटी नहर बना करके पानी को इधर ला करके अच्छा से यूटिलाइज करेंगे। फसल की पैदावार में कई गुना वृद्धि देखी जाएगी। तो सरकार की यह परियोजना है कि बड़ी नदियों को छोटे नदियों से लिंक करवाना। लिंक मतलब जोड़ना। तो केन और बेतवा को लिंक करवाया गया। तो ये कहता है कि किस राज्य में ये केन और बेतवा जो नदी है वो लिंक करवाया गया, मतलब दोनों को जोड़ा गया।
ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है मध्य प्रदेश में। ऐसे भी जो स्टूडेंट जानेगा कि केन और बेतवा नदी कहाँ है तो इसका आंसर लगाएगा कि मध्य प्रदेश में है। तो ये परियोजना भी वहीं आई। तो केन बेतवा लिंक परियोजना किस नदी में, किस प्रदेश में सर्वप्रथम परियोजित है? तो आंसर हो गया मध्य प्रदेश। देखिए यहाँ मध्य प्रदेश का हमने फोटो दिखाया कि ऊपर वाला पार्ट से उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश है, ये राजस्थान। तो खैर यहाँ पे देखिए ये बेतवा रिवर से दिखाया जा रहा है, ये केन रिवर दिखा, बीच में रिवर नहीं है, दोनों का टच कर देगा। यहाँ सालों भर फिर से पानी आता रहेगा और जितना यहाँ पे शहर होंगे नदियां से, ठीक है ना, और छोटी छोटी नदियां, बहुत सी नदियां होगी आपस में, तो ये नदी में भी पानी आ जाएगा, जिसके फलस्वरूप किसानों को यहाँ सुविधा बहुत ज्यादा मिल जाएगा। तो केन बेतवा लिंक परियोजना जो है वो पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी इससे लगाया जा रहा है। कहीं कि वन वगैरह मिल जाते हैं बहुत ज्यादा, तो वहां पे उससे थोड़ा सा हटा करके और यह मानव निर्मित नदी तैयार किया जा रहा है। गड्ढा को खोद करके और नदी टाइप में बहुत बड़ा बना दिया जा रहा है कि आराम से पानी इसमें आया जा सके। तो इसका आंसर क्या हो गया? केन बेतवा लिंक परियोजना कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। कहते हैं निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो हम लोग रिवर के बारे में जानते हैं, भारत का डेटा पूरा बढ़िया जान जाइए कि भारत के इधर पूर्व की ओर जो नदी होती है ना उसे क्या बोलते हैं? बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम की ओर अरब सागर। और ऐसे ये दोनों पार्ट किसका है? तो हिंद महासागर के। तो एक तरफ चला जाएगा पश्चिम बे ऑफ बंगाल के तरफ और दूसरा अरब सागर। तो ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? यहाँ पे 4 नदियों का नाम दिया है, यानी 3 नदी ऐसा होगा जो बंगाल की खाड़ी में गिरेगा और एक नदी ऐसी होगी जो कहाँ गिरेगी? अरब सागर में गिरेगी, ठीक है ना। तो इसका आप बता सकते हैं क्या कौन है? तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये दक्षिण भारत की 4 नदियां, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। जिस बच्चे को याद होगा आराम से माही टिक कर लेगा, ठीक है ना। तो माही नदियां दक्षिण भारत की बड़ी नदियां नहीं है क्योंकि वहां पठार है। दक्षिण भारत में आप देखिए, चलिए देखिए यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 2 पठार है या 2 बड़ी बड़ी घाट हैं, एक पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट ज्यादा ऊंचा है, जिसके फलस्वरूप यहाँ से पहाड़ से बहुत सी नदियां निकली। तो ये नदी मोड़ करके आप देखेंगे ध्यान से, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको नजर आएगा ऊपर में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है ना। तो ये नदियां सारे कहाँ गिरी है? बे ऑफ बंगाल में। अब यहाँ पे छोटी छोटी नदियां जैसे नर्मदा और ताप्ती या कहीं कहीं तापी भी रहता है। तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी ये दोनों गिरती है अरेबियन सी में। अभी आपको मैंने बताया था कि बे ऑफ बंगाल किधर है? तो पूरब की ओर, और अरेबियन सी किधर है? पश्चिम। और ये पूरा इट इज अ पार्ट ऑफ इंडियन ओशियन, ये दोनों इंडियन ओशियन का ये भाग है। यहाँ पे आप समझिए कि यहाँ पे देखिए आपको दिखाया जा रहा है कि माही, ताप्ती, नर्मदा, ये तीनों रिवर्स जो है, ठीक है ना, गुजरात के पास में, महाराष्ट्र के पास में ये गिर रहे हैं कहाँ? अरब सागर में, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो गया निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो आंसर हो गया माही नदी। कहता है निम्नलिखित में कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत के बीच से होकर के गुजरती है? बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, कि निम्नलिखित में कौन सी नदी विंध्य और विंध्य पर्वत, अभी मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत भी दिखाया था, ठीक है ना। तो इसके बीच से कौन सी नदियां गुजरती है? जैसे मान लिया जाए एक रिवर्स यहाँ है और एक पहाड़ यहाँ है और एक पहाड़ यहाँ है, तो दोनों के बीच में एक नदी जाती है, ठीक है ना। इस नदी का नाम क्या है? ऑप्शन है नर्मदा, ताप्ती, गंडक और गोदावरी। तो इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा नर्मदा नदी। क्या है? नर्मदा नदी। देखिए अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एग्जैक्ट नजर आएगा कि ये देखिए यहाँ पे विंध्य पर्वत है, ऊपर में क्या नजर आ रहा है? विंध्य पर्वत, और नीचे में सतपुड़ा पर्वत, ठीक है ना। अब बीच से एक रिवर पास की है, इस रिवर का नाम क्या है? तो इस रिवर का नाम नर्मदा रिवर है। क्या नाम है? नर्मदा। यहाँ पे रिवर नहीं दिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि नर्मदा रिवर दिखा रहा है। तो इसका आंसर हो गया कि विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच से होकर के नर्मदा नदी क्रॉस करती है। अगला क्वेश्चन, इसके साथ आंसर भी लग गया, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गई। कहता है वेनसांग भारत से किस स्थान पर है? भारत में किस स्थान पर, कहाँ के निवासी था वेनसांग, ठीक है ना। तो वेनसांग जापान था, रूस था, चीन था। तो इसका आंसर आप लोग देख ही लिए कि इसका आंसर चाइना है, चीन। और एक और ऑप्शन बहुत आता है, फाइयान कहाँ के हैं? तो वेनसांग हर्षवर्धन के काल में आया था और फाइयान चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था, ठीक है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय। दोनों बात याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप जो सिंधुवाड़ी सभ्यता वाला क्लास किए हैं, ठीक है ना, या वैदिक सभ्यता वाला, तो ये आपको बन जाएगा, ठीक है ना।
ये क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है। कहता है भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में निष्क का प्रयोग और या सत्यमन शब्द का उल्लेख सबसे ज्यादा किसके लिए किया गया? यानी निष्क क्या होता है, सत्यमन क्या होता है? तो ये सिक्का के लिए या फिर कोई वस्तु के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट, इसको और करना चाहिए। निष्क का मतलब सिक्का और सतमन का मतलब प्रतिष्ठित वस्तु, माने अच्छी वस्तु, उसको सतमन कहा गया। अच्छी हम लोग क्या कहते हैं कि बहुत ही महंगा है ना, तो इसको महंगा बोल दिया, यानी सतमन कहा गया। आगे देखिए, तो इसका आंसर क्या हो गया? सिक्का या प्रतिष्ठित वस्तु। भारत के समस्त भाग में, भारत के समस्त यानी जितना भारत का विकास स्थल है उसमें कितने प्रतिशत भाग पर जलोढ़ मिट्टी यानी एल्यूवल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी का मतलब होता है एल्यूवल सॉइल, कितने परसेंट पर है? तो इसका आंसर आ जाए 14%, 32%, 24%, 42। तो इसका किताब में कहीं कहीं अलग अलग आंसर मिलता है, लेकिन बहुत कोशिश के बाद इसका एग्जैक्ट आंसर मिल पाया है 24%। ठीक है ना। तो ये देखिए मैंने मैपिंग में दिखा भी दिया कि इस प्रकार से कौन कौन सा सॉइल कहाँ है, जितने सॉइल का टाइपल है। सबसे पहले ब्लू में यहाँ 30% दिखाया गया, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन न होने की वजह से 24। लेकिन खैर ये सबसे ज्यादा एल्यूवल सॉइल, यानी एल्यूवल सॉइल को क्या बोलेंगे? जलोढ़ मिट्टी। कोस्टल एल्यूवल सॉइल जो तटीय जलोढ़ मिट्टी है वो हो जाएगा। उसके बाद रेड सॉइल, देख लो ऊपर, रेड सॉइल क्या हो जाएगा? रेड सॉइल लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी काली मिट्टी, ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल हिल सॉइल, और इस प्रकार से बहुत से जो नदियां मिट्टियां हैं वो भी मिट्टी को आपको दिखा दिया जा रहा है। अगला ऋग वैदिक आर्य भारत में कहाँ रहते थे? कौन से जगह पर ऋग वैदिक आर्य रहता था? है ना, बहुत आसान क्वेश्चन। आर्य को श्रेष्ठ कहा गया था, आर्य को श्रेष्ठ कहा। तो ऋग वैदिक आर्य कहाँ के निवास, कहाँ रहते थे? भारत में कौन सा स्थान पर रहते थे? उत्तरी भारत में रहते कि पूरे भारत सब जगह रहते थे? भारत के पूर्वी भाग में रहते थे कि सब सिंधु क्षेत्र में रहते थे? तो इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा कि सप्त संधक प्रदेश में रहते थे। अब सप्त संधक प्रदेश क्या क्या होते हैं? वो सप्त संधक प्रदेश वो होती है जिसमें पंजाब की 5 नदियां, एक सरस्वती नदी और दूसरा काबुल नदी, इतना नदी को मिलकर के 7 नदियों का इस समूह बनाता था। यहीं पे आप देखिए ये वाला एरिया आपको सप्त संधक का क्षेत्र बता है। जैसे पंजाब की 5 नदियां कोल बताते हैं, झेची, रावस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ये क्रम से सबसे ऊपर झेलम, देखिए झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, एकदम सारा चीज क्रम से लिखा दिया गया है। आप इसको बाद में भी देख सकते हैं। फिर सरस्वती नदी और एक नदी और थी काबुल नदी, चलिए काबुल नदी नहीं, सिंधु नदी। ठीक है ना। तो ये 7 नदियों को मिला करके बना दिया गया सप्त संधक प्रदेश, और आर्य लोग यहीं पे रहते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर हो गया सप्त संधक प्रदेश। अगला 1935 के चुनाव के बाद 11 में से 2 प्रांतों में गैर कांग्रेसी रह गया था। 1935 जब भारत आजादी के पहले भी चुनाव हुआ था, 1935 ईस्वी में 34 में ऐसा चुनाव हुआ था, उसका रिजल्ट कितना मिला? तो भारत में, ठीक है ना, भारत में उसमें भारत पाकिस्तान दोनों में एक ही में था। कौन बच्चा था? एक बार फिर से देख, क्या उसको नहीं सुधरा? भारत में कौन सा है? तो ये आपको आंसर आ जाएगा कि कांग्रेस तो बहुत से, गैर कांग्रेस को 2 जगह मिला था। गैर मतलब कांग्रेस नहीं, ये 9 जगहों पर कांग्रेस और 2 जगह पर कोई और। तो बंगाल और पंजाब में, कौन? बंगाल और पंजाब में। अगला, तो इसी का आंसर देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए पंजाब वाला एरिया, सिंध वाला एरिया पंजाब, और ये बंगाल वाला एरिया। तो ये दोनों में यहाँ पे कांग्रेस नहीं बना था, और बाकी जगहों पर यहाँ पे कांग्रेस बना था। ठीक है। अगला, संगम काल में तमिल भाषा के महाभारत लिखने वाले कौन थे? संगम काल में कहा जाता है कि सबसे ज्यादा किस काल में साहित्य लिखा गया? साहित्य मतलब पुस्तकें लिखे गए। ठीक है ना। साहित्य की पुस्तकें सबसे ज्यादा किस काल में लिखी गई? तो इस काल में भी लिखा गया, संगम काल में। तो और क्या काम हुआ? तमिल भाषा महाभारत को ट्रांसलेट किया गया। तो ये करने वाला व्यक्ति कौन था? तो ऑप्शन लगाइए इसका व्यक्ति है कुट्टन। ठीक है ना, कौन है? कुट्टन। अब इस प्रकार से संगम काल, चेर चोर पांड्य को संगम काल कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कुट्टन। अगला क्वेश्चन, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ना, इसका अधिकतर लोग गलती आंसर करेंगे। ठीक है। कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कालक्रम 4 संवतों के बारे में आता है? संवत जो कैलेंडर बना होता है। ठीक है ना। हम लोग एक गुप्त कैलेंडर जानते हैं, फिर शक जानते हैं, हिजरी कैलेंडर जानते हैं, और ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में कोई जानता ही नहीं। लेकिन हम लोग जो ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर रखते हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अंतर्गत है। लूसेंट बुक में डायरेक्ट लिखा हुआ है, जिस समय कैलेंडर ये सब बताया गया, ईस्वी और ईसा पूर्व के अंतर बताया गया। आप वहां पे देखिएगा कि भारत का जो कैलेंडर है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर से लिया गया है।
तो इसमें जो ऑप्शन है क्या सही होंगे? सबसे पहले गुप्त आया था, ग्रेगोरियन हिंद, तो ये आंसर हो जाए, ए ऑप्शन इसका है। सबसे पहले गुप्ता ईसा इसमें, फिर ग्रेगोरियन 1 में, फिर 22 में हिजरी आया था और लास्ट में शक आया था। ठीक है ना? शक संवत, हिजरी संवत, सारा इसे कर, गुप्त संवत, ग्रेगोरियन संवत, हिजरी संवत, शक संवत, तो ये सब टोटल कैलेंडर हो गए। तो इसका ऑप्शन ये हो गया। एक और क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का सुकरात किन्हें कहा जाता है? क्वेश्चन है बहुत है। महाराष्ट्र का सुकरात किन्हें कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का सुकरात बाल गंगाधर, बिपिन चंद्र पाल, फिरोज शाह मेहता या महागोविंद रानाडे। आपको ये बहुत जगह नाम सुना जाएगा, महागोविंद रानाडे, पूरा नाम सुनेंगे नहीं, एम.जी. रानाडे, इनका नाम क्या हो जाएगा? एम.जी. रानाडे। तो इस प्रकार से महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता था एम.जी. रानाडे को। किन्हें कहा जाता? ये देखिए एम.जी. रानाडे हैं, महागोविंद रानाडे या महादेव। कहता है सूर्य मंदिर किस स्थान पर स्थित है? सूर्य मंदिर किस स्थान पर स्थित है? कालीकट, सानापुर, पटना, महाबलीपुरम। तो ये महाबलीपुरम में सूर्य मंदिर स्थित है। कहाँ मंदिर स्थित है? महाबलीपुरम में। इसका आंसर देखिए मेरे पास यहाँ पे है ना? सूर्य मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाबलीपुरम में। ये ऐसा सूर्य मंदिर है, सूर्य टेम्पल, महाबलीपुरम। ठीक है ना? अभी देखिए किस स्टाइल में बनाया गया, किस कला में बनाया गया, तो किस स्टाइल में बनाया गया? तो ये द्रविड़ स्टाइल में बनाया गया। अभी बताए थे नागर स्टाइल, दूसरा बीच वाला वेसर स्टाइल और तीसरा दक्षिण वाला द्रविड़ स्टाइल। तो ये 3 स्टाइल में मंदिर बनाई जाती है। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कहता है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक कौन था जो अंतिम धर्म है, जब बुढ़ाई के समय वो जैन धर्म को अपनाया था। और जैन धर्म को अपनाने के बाद जीते जी वो अपने साम्राज्य को त्याग दिया और दक्षिण भारत के श्रवण बेलगोला में जा करके, और उसने पहाड़ पे, ठीक है ना, महाबलेश्वर के पास, कर्नाटक में दक्षिण बेलगोला के मंदिर के पास में, वहां जाकर के अपनी प्राण को त्यागा था बिना अन्न और जल ग्रहण किए। ठीक है ना? तो ऐसा व्यक्ति का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन, क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है ना? तो शायद ये आज का लास्ट क्लास हो गया। देखिए ये है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम दिनों में यही जैन धर्म को अपनाया था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है ना? अच्छा, और एक क्वेश्चन कहता है कि भारत में चंदन की लकड़ी सबसे अधिक कहाँ पे पाया जाता है? कौन सा जंगल में पाया जाता है चंदन की लकड़ी? चंदन को इंग्लिश में कहते हैं सेड। ठीक है ना? सैंडल, सैंडल वुड सबसे ज्यादा कहाँ से पाया जाता है? तो ये असम की पहाड़ियां से, शिवालिक की पहाड़ी। अभी हिमालय का 3 पार्ट देखे थे। मतलब आप खाली बस एक्सप्लेनेशन देखते रहिएगा तो बहुत सा क्वेश्चन के आंसर आपको मिलते जाएंगे। ठीक है ना? बस डे बाय डे आपको ये लेक्चर देखना होगा। दिन भर में कभी भी डालता हूँ, किसी का समय फिक्स नहीं है, कभी ना कभी आ ही जाएगा। तो असम की पहाड़ियाँ, शिवालिक की पहाड़ियाँ, अभी बताए थे ना हिमालय के 3 पार्ट है। सबसे पहले ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय एंड शिवालिक हिमालय। नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ठीक है ना? और ये सतपुड़ा रेंज, यानी कि अभी सतपुड़ा रेंज की चर्चा हुई थी, ये इसकी भी चर्चा हुई, ये दोनों बच गए। अब तो इसकी चर्चा हो जाती है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। इसका आंसर आ जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है ना? ये भी क्वेश्चन पूछता है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को मिलान कहाँ पे मिलता है? तो वो नीलगिरी पहाड़ में मिलती है। ये लोग सबसे कार्डमम ये पहाड़ियाँ हैं। ठीक है ना? तो चंदन की लकड़ी यहाँ पे बहुत ज्यादा पाई जाती है। सबसे ज्यादा चंदन की लकड़ी नीलगिरी पहाड़ियाँ। ठीक है ना? इस प्रकार से आज का यहीं तक समाप्त हो गया। चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें। बहुत मेहनत से इसको बनाया जाता है कि हमें भी मोटिवेशन मिले, है ना? आप 100% लाइक कीजिएगा तो हम इसको और बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करेंगे, क्योंकि इसको कम से कम बनाने में 2-3 घंटा जरूर लग जाता है। ठीक है ना? तो धन्यवाद।